नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम करेगा और हर क्षेत्र में अपने स्तर से कानून काम करेगा। भ्रष्टाचार को लेकर हमने एक और नंबर लॉन्च किया है। 1064 पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से काम कर रहा है। सीएम धामी ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं आती हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि जो कानून है वो अपना काम हर क्षेत्र में अपने तरीके से होगा। उस पर कानून अपनी पूरी कार्रवाई करेगा, उस पर किसी की कोई रुकावट नहीं होगी, कानून को पूरा रास्ता मिलेगा। और भ्रष्टाचार को लेकर हमने जो एक ऐप और एक नंबर जो लॉन्च किया है 1064, उसको हम पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर प्रभावी रूप से उसको काम करने के लिए और प्रभावी रूप से वो काम करे, उसके लिए हर उपक्रम कर रहे हैं। और सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित अगर बात आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने की घोषणा करने वाले भाजपा विधायक ने इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद अब यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री धामी की सीट से ही उपचुनाव लड़ेंगे। चंपावत से भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने प्रदेश भाजपा संगठन को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अब इस बारे में विमर्श कर केंद्रीय नेतृत्व को प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसके बाद ही अब यह तय हो गया कि मुख्यमंत्री धामी चंपावत से ही उपचुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 47 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं खटीमा से चुनाव हार गए और इसके बावजूद भाजपा नेतृत्व ने धामी पर विश्वास जताते हुए उन्हें लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। अब धामी को 6 माह के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होगा और धामी के फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले चंपावत से पार्टी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने उनके लिए अपनी सीट छोड़ने की घोषणा की। देखिए, मुख्यमंत्री जी जहाँ से भी लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी चंपावत से लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी कहीं से भी लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ परिणाम हम सबको विदित है और मुख्यमंत्री जी बम्पर और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। और मैं समझती हूँ बहुत, और जिनने आज इस्तीफ़ा दिया है आपने जैसा बताया है, मैं समझती हूँ कि स्वागत योग्य फैसला है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के लिए भी चूँकि एक वैधानिक प्रक्रिया होती है विधायक बनना, तो वह वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होते हुए और मजबूती के साथ में माननीय मुख्यमंत्री सरकार चलाएंगे। उत्तराखंड में 3 मई से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए आज परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने परिवहन भवन में तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान परिवहन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर के पुख्ता इंतजाम करने के आदेशित भी किए हैं। परिवहन मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड रोडवेज के वाहनों के साथ साथ निजी वाहनों का इस्तेमाल भी इस बार चारधाम यात्रा में किया जाएगा। यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या अनुमानित तौर पर बहुत ज्यादा होने वाली है। इसको लेकर परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ जिला स्तर पर भी तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई गई है। विभागीय सुझाव के अनुसार किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को मंत्री ने शासन स्तर पर लाने के बाद मुख्यमंत्री के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, उन्होंने कहा। और इसके साथ ही रोडवेज किराया वृद्धि में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। आज चारधाम यात्रा को लेके परिवहन भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें हमारे विभाग के सभी अधिकारी, परिवहन आयुक्त के साथ साथ हमारे जो निजी वाहन व्यवसायी हैं, जो चारधाम यात्रा में हमको सहयोग करते हैं, जिनके कारण चारधाम यात्रा चलती है, उन सभी प्रतिनिधियों को हमने सुना है। और ये प्रयास हो रहा है दोनों की तरफ से कि चारधाम यात्रा ऐतिहासिक हो, निष्कंटक हो, सुविधाजनक हो और यात्रियों को हम हर चीज़ की सुविधा दे सकें। इसके लिए हमने दोनों पक्षों की बातें सुनी हैं और ये निश्चित किया है कि हम
निजी वाहनों को भी, रोडवेज को भी, केबल को भी शामिल करें। आवश्यकता पड़े अन्यों का भी अगर हम सहयोग ले सकें तो हम इस यात्रा को सुगम और सरल बनाएंगे। और कई मामले अपने लोगों के आए हैं कि किराया बढ़ाया जाए। किराया बढ़ाने के लिए हमारी एक कमेटी तय हुई है, कमेटी तय करेगी और उसके बाद वो शासन स्तर पर आएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेके हम ये प्रयास करेंगे कि चार धाम यात्रा में अनावश्यक बोझ यात्री को भी न पड़े और अपने वाहन सामने को भी ज़्यादा नुकसान न हो। कोई बीच का रास्ता निकाल के, कोई हम सरल तरीका निकाल के दोनों। और उधर राजधानी देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जल्द जारी करने का आदेश दिया है। बैठक में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव दिया गया। बता दें कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए सभी जिलों के डीएम को भी आदेशित किया गया है। तो वहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ जमीन तलाशी जाएगी और इसके साथ ही ऊधम सिंह नगर में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज को खोलने के लिए भी निर्देशित किया गया है। पूरे मामले पर खेल मंत्री ने जल्द से बैठक में दिए गए आदेशों और प्रस्तावों को समय पर अधिकारियों को पूरा करने को कहा है। स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों के लिए खेल छात्रवृत्ति के लिए जल्द प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए हैं। खेल विभाग की बैठक ली है और खेल विभाग में किस प्रकार से हम लोग अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ साथ में मुख्यमंत्री जी की जो खेल से संदर्भित उनकी घोषणाएं हैं उनकी भी समीक्षा की गई है। तो विभाग की ओर से ये प्रयास है, ये कोशिश है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभाओं को हर प्रकार का सहयोग सरकार की ओर से मिल सके। और विशेषतः मेरा भी फोकस है कि हम बालिकाओं को स्पोर्ट्स की दिशा में हम लोग और प्रेरणा दे सके और प्रोत्साहित कर सके। तो मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा है कि हम लोग बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो खोलेंगे और निश्चित रूप से हम सबकी तैयारी भी उस ओर है और हम लोग रुद्रपुर में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज हम लोग खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में हम लोग खेल यूनिवर्सिटी के लिए भी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उस और भी प्रयासरत हैं। बहुत जल्दी हम लोग खेल यूनिवर्सिटी के लिए भूमि की तलाश हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिन जनपदों से भूमि को लेकर सहमति आ जाएगी, निश्चित रूप से उन जनपद में हम लोग आगे के लिए प्रयास करेंगे। और इसके अतिरिक्त हमारी जो खेल नीति है वो भी बन चुकी है और उसका जियो जो है 2-3 दिनों में उसका जियो तैयार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों को और उस खेल पॉलिसी के तहत उस जियो के तहत और मदद आने वाले समय में मिलेगी। और इसके अतिरिक्त हमारे जो बच्चे हैं जिनको हम बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर हम तैयार करना चाहते हैं, जिनकी आयु 8 वर्ष से 12 या 12 वर्ष से जो है 16 वर्ष तक के, हम उन बच्चों को जो है शुरुआती दौर से खेल की ओर बढ़ावा करने की दिशा में हम लोग उनको छात्रवृत्ति की ओर भी जो है हम लोगों ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अभी वह वित्त विभाग में लंबित है। उसके लिए भी मैं समझती हूँ बहुत जल्दी वित्त विभाग की जैसी स्वीकृति मिलती है तो हम हरियाणा की तर्ज पर हमारे बच्चों को। तो वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए की गई प्रमोशन की घोषणा को लेकर आज अपनी चुप्पी तोड़ दी है। रेखा आर्य ने कहा कि महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के प्रमोशन का फैसला सरकार का व्यक्तिगत फैसला था, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मामले को लेकर कोर्ट जा चुकी हैं, जिसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा इस मामले पर यथास्थिति के आदेश दिए गए हैं। अब आगे की प्रक्रिया कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है। न्यायालय के आदेश के अनुसार ही इस पूरे मामले पर सरकार कोई कदम उठा पाएगी। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अपनी कई मांगों को लेकर लगातार काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रही थी और जिसमें मुख्य मांगे वेतन वृद्धि मानदेय की थी। लंबे समय तक सरकार की तरफ से अनदेखी करने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां नाराज हुई और जिसके सामने उनकी नाराजगी आई तो सरकार ने भी कुछ मांगों का संज्ञान लिया और मानदेय वृद्धि पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के प्रदर्शन को शांत कराया। प्रमोशन कोर्ट के आदेश के अनुसार लंबित है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जहाँ से भी लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी चंपावत से लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी कहीं से भी लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ परिणाम हम सबको विदित है और मुख्यमंत्री जी बम्पर और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। और
मैं समझती हूँ बहुत, और जिनने आज इस्तीफ़ा दिया है, आपने जैसा बताया है, मैं समझती हूँ कि स्वागत योग्य फैसला है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के लिए भी चूँकि एक वैधानिक प्रक्रिया। और विधानसभा में बैकडोर से हो रही भर्तियों के विरोध में विधानसभा के बाहर बैठक कर एक धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विधानसभा में 35 विज्ञप्ति आई थी जिनकी अभी तक भर्तियां नहीं की गई और बैकडोर से 78 भर्तियां बिना किसी विज्ञापन के अपने लोगों को भर्ती कर दिया गया है। यह भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सचिव अपनी ही कलम से सचिव बनकर बैठे हुए हैं और उनको ना कोई पदोन्नति देने वाला है और ना ही उनसे कोई पद छीनने वाला। प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी भूषण से निवेदन किया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को किसी भी सीबीआई या फिर ईडी से निष्पक्ष जांच कराए और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और नेताओं के मिलीभगत का पर्दाफाश करे। पर सवाल उठाए गए हैं और प्रदर्शन किया गया। विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया है। सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। विधानसभा में भर्ती को लेकर के ये कहा गया है कि अपने सगे संबंधियों, अपने चिर परिचितों को नौकरी दी गई है और ये भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई से जांच करने की मांग की गई है। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि सीबीआई से जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। और उधर जसपुर में 75वां आजादी महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में प्रदेश के सभी ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हेल्थ मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक आदेश सिंह चौहान द्वारा किया गया। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जनता को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई गई और जिसमें सभी प्रकार के विशेषज्ञों ने भाग लिया और विकलांग सर्टिफिकेट एवं आयुष्मान कार्ड का पंजीकरण कराया गया, जिसमें आवाम को फायदा मिला। वहीं चिकित्सा अधीक्षक शर्मा ने जसपुर हेल्थ मेले में दर्जनों लोगों को अपना चेकअप कराया और लोगों ने आयुष्मान कार्ड, विकलांग कार्ड व अन्य सुविधाओं का लाभ उठाया। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी, उनके द्वारा और हमारे साथ में ही जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री धन सिंह रावत जी, उनकी विशेष इच्छा के कारण ये जो ब्लॉक स्तरीय मेले हैं ये संभव हो पाए हैं। और ये जो मेले हैं इसमें सभी जनमानस को निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, लोगों की हेल्थ आईडी बनाई जा रही है और इसके अलावा हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं उन सब सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और जनमानस को एक ही छत के नीचे सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सारी सेवाएं निःशुल्क हैं और जनता, आप देख ही रहे होंगे, खूब उसका लाभ उठा रहे हैं। अभी तो इसी मेले की सूचना प्राप्त हुई है, आगे अगर सूचना प्राप्त होती है तो हो सकता है और भी मेले इस तरह के लगाए जाए। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में भूमाफियाओं और बिल्डरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। विस्थापित कॉलोनियों के बाद अब भूमाफियाओं ने खसरा नंबर 279 भरत विहार स्थित एक
सरकारी विवादित भूमि पर अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया है। मामले की जानकारी प्रशासन के पास पहुंची तो हरकत में आई एसडीएम ने तत्काल जांच करवाई। मालूम पड़ा कि राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि जिलाधिकारी के नाम दर्ज है और जिस पर 7 लोगों के द्वारा अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। एमडीडीए के सचिव के निर्देश पर गठित नगर निगम, एमडीडीए और एसडीएम कार्यालय की टीम ने बुधवार को विवादित भूमि का पुलिस के सहयोग से स्थलीय निरीक्षण किया। टीम के निरीक्षण करने के बाद अवैध निर्माण कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। पूछताछ के दौरान कोई भी भवन निर्माण करने वाला व्यक्ति ना तो एमडीडीए की स्वीकृति नक्शे की जानकारी दे पाया और ना ही भवन निर्माण के लिए एसडीएम कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जानकारी दे सका। ऐसे में तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम ने 7 भवनों को सील कर दिया। मौके पर अधिकारियों ने चेतावनी भी दी कि यदि सील के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो उचित कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं सुल्तानपुर पट्टी के एसएन शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्वास्थ्य मेले में मौजूद चिकित्सकों ने सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। बता दें कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर के सभी जनपदों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक छत के नीचे लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है। और इसी के चलते सुल्तानपुर पट्टी के एसएन शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया और जिसके उपरांत राजेश कुमार ने शिविर के निरीक्षण किया और लोगों से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने की बात कही। में कि भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसी क्रम में हर एक ब्लॉक में हेल्थ मेला यानी कि स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें एक ही छत के नीचे, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज बाजपुर में लगाया गया है। इसमें बाल रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, आयुर्वेदिक विभाग, होम्योपैथिक विभाग, कोरोना का टीका, गर्भवती माताओं की जाँच, स्त्री रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ, इन सबको बुलाया गया है। फैमिली प्लानिंग काउंसिल, किशोरावस्था काउंसलिंग और खाद्य सुरक्षा, विकलांग शिविर, यूआईडी बनना, आयुष्मान कार्ड बनना सब इस छत के नीचे हो रहा है। ये हमने रखा है कि हमेशा मेन शहर में लगाते आ रहे हैं बाजपुर में, लेकिन गांव की जनता जो शहर में नहीं पहुंच पाती पैसों के माध्यम से या और चीज़ से, हम सभी स्पेशलिस्ट को, सभी विशेषज्ञों को एक छत पे लिया है ताकि लोग जो हैं अधिक से अधिक मात्रा में इसका लाभ उठा सके। इसमें दवाइयाँ निःशुल्क पर्चे, निःशुल्क जाँच सब फ्री हो रही है। अभी देखिए मेरे को जानकारी मिली करीब 300 लोग हमारे पास अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। डॉक्टर्स लोग देख रहे हैं, जाँचें भी हो चुकी हैं। माननीय मंत्री जी भी आए तो उनका भी राउंड करवा दिया मैंने। और आज देहरादून में पृथ्वीनाथ मंदिर सेवा दल के नेतृत्व में संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 14, 15 और 16 मई को 3 दिवसीय निःशुल्क विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन दून इंटरनेशनल स्कूल डालनवाला देहरादून में किया जाएगा। और इस शिविर में दिल्ली, नोएडा के प्रख्यात चिकित्सक देहरादून आकर दिव्यांगजनों का प्रशिक्षण कर इलाज करेंगे। बता दें कि इस शिविर में बैसाखी व्हीलचेयर से लेकर जरूरतमंद लोगों को कृत्रिम अंगों लगवाने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आने वाले दिव्यांगों के लिए खाने और रहने की सुविधा भी निःशुल्क होगी। सर, नेत्रदान तो अपने आप में एक बड़ा पुनीत कार्य है। हम अगर हमारी आंखों से कोई ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया नहीं देखी, हमारे जाने के बाद वो दुनिया देख सके, तो इससे मैं समझता हूँ पुनीत कार्य कोई हो नहीं सकता। और ये शिविर 14, 15, 16 मई को दून इंटरनेशनल स्कूल इंदर रोड डालनवाला में लगाया जाएगा। ये दिव्यांग शिविर है, तो इसमें दिव्यांगों को कृत्रिम पैर व मूवेबल हैंड्स लगाए जाएंगे, ऐसे हाथ जो जिनकी उंगलियां चलती हैं। और ये वहीं के वहीं डॉक्टर्स जो हैं वो उनका चेकअप करेंगे, मेजरमेंट लेंगे और लगाएंगे। ये जो डॉक्टर्स की टीम है, इसमें 10 डॉक्टर हैं और 15 उनके सहायक हैं, जो आकर के 3 दिन तक यहीं पर रहेंगे और दिव्यांगों की सेवा करेंगे। इसके साथ ही हमने 14 तारीख का दिन कैंसर को डेडिकेट करा है, जिसमें राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट की एक डॉक्टर्स की टीम जो कैंसर विशेषज्ञ हैं, जॉली ग्रांट से डॉक्टर अंशिका अरोड़ा व उनके साथ एक और डॉक्टर सुमिता प्रभाकर CMI से और अरिहंत हॉस्पिटल से भी कैंसर के जो विशेषज्ञ हैं वो आएंगे और अपनी निःशुल्क लोगों की जांच करेंगे। इसमें से डॉक्टर कुणाल हैं जो बच्चों के कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, वो भी आएंगे और वो भी निःशुल्क जांच करेंगे।
जो 15 तारीख है उसमें लगभग करीब 22 डॉक्टर जो अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ हैं वो निःशुल्क लोगों की जांच करेंगे, उनका परीक्षण करेंगे। ये पूरे दिन जो हमारे देहरादून के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जिसमें स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगी डॉक्टर विपिन वैश्य का, जो बच्चों के बहुत। और जनपद ऊधम सिंह नगर के मुख्यालय स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में किसी हत्या के आरोपियों को पेशी के दौरान छुड़ाने के लिए बदमाशों के आने की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में एसपी क्राइम की अगुवाई में भारी फोर्स ने कोर्ट गेट पर वाहनों की तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान कोर्ट में आए एक बदमाश की कार में पिस्टल बरामद हो गई और जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ की और अपने साथ भी ले गई। इसके अलावा कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए जो शूटर बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी। पुलिस जल्द इस मामले में खुलासा कर सकती है। हमें आज सुबह एक सटीक इनपुट मिला था कि कुछ संदिग्ध व्यक्तिगण और संदिग्ध लोग जो है कोर्ट के परिसर में कुछ गलत इरादे से आए हैं करके। उसी के तहत जो है उस इनपुट के आधार पर हमने काफ़ी सघन चेकिंग करते हुए कोर्ट परिसर में तत्काल जो है भारी एक स्केल पे लार्ज स्केल चेकिंग अभियान चलाया है और सघन चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लोग जो है हमें हिरासत में लिए हैं। हमने उनसे अग्रिम पूछताछ किया जा रहा है और पूछताछ करने के बाद संपूर्ण कार्यवाही के बारे में आपको। उधर रुड़की से कोटद्वार आ रहा है एक ओमनी वाहन हल्दू खाता के मिलन चौक पर सड़क किनारे खड़े एक पिकअप वाहन से टकरा गया। इस घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत रही कि ओमनी वाहन में सवार अन्य लोग सुरक्षित बच गए। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 की सहायता से घायल चालक को बेस चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की जानकारी के अनुसार चालक की रास्ते में ही मौत हो गई थी। जो प्राइवेट टैक्सीज चलते हैं ये उसमें हुआ है और एक उस टैक्सी में अप्रॉक्सीमेटली 9 पीपल वर देयर, जिसमें कि जो ड्राइवर है हमारे पास जब तक उन्हें लाया गया है तो वो डेड थे। उसमें एक पैसेंजर थे, उनको हल्की चोट वोट के ऊपर आई हुई है। बाकी के जो 7 लोग हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो घटनास्थल है वो लोग वहीं पर हैं। 9 लोग। जो ये जो मेरे पास ड्राइवर है ये बोल रहे हैं द्वारी। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।